तो आज का हम लोग वीडियो में समझने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है और साथ ही साथ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ह्यूमन बॉडी को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें मेनली हम लोग को तीन चीजों को पढ़ना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग को समझना है। आगे हम लोग सीखेंगे यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग को दो चीजें पढ़ना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है और ब्रेन के प्रत्येक पार्ट्स को डिटेल में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं और सीखेंगे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं और प्रत्येक पार्ट जो है वो उसके कितने फंक्शन होते हैं। सारी चीजें आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आगे और भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि जो ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक चीज इसमें हम लोग सबसे पहले सीख लेते हैं, होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्योस्टैसिस कहने का मतलब ये है कि होमो का मतलब होता है समान और स्टैसिस का मतलब होता है एबिलिटी। मींस ऐसी एबिलिटी जिसमें हम लोग इन्वायरमेंट के साथ अपनी एबिलिटी को अपनी प्रक्रिया को समान रूप से हम लोग रख सके, इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं होम्योस्टैसिस। कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के साथ हमारी बॉडी को इस्टेब्लिश करना, हमारे बॉडी को स्टेबल करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, होम्योस्टैसिस के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं कि होम्योस्टैसिस हम लोग अपने बॉडी को इन्वायरमेंट के साथ कितने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जो प्रोसेस ऑफ होम्योस्टैसिस है वह दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को कहते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरे वाले को कहा जाता है हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि द process of homeostasis completed into two steps. First is the called neural control and coordination, while the second is called the hormonal control and coordination. मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाला जो वीडियो है जिसमें हम आप लोग को सिखा दिए हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसे कितने ज्यादा ग्लैंड होते हैं और ग्लैंड जो होते हैं वो कितने हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और प्रत्येक हार्मोन हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। लेकिन वास्तव में आज हम लोग को सीखना है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। यानी एटोल हम लोग को ये सीखना है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करते हैं, और भी हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्रेन का जो होता है कितने न्यूरॉन्स के मिलने से बना होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सबसे पहला स्टेप बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और पूरा इसको डिटेल में लेकर के जाएंगे। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होता है। मींस हमारे ब्रेन से जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, जो सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर के जाता है, उसे वास्तव में कहा जाता है न्यूरॉन्स कहा जाता है। मींस न्यूरॉन होते क्या है, ये न्यूरॉन्स वे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है जो इन्वायरमेंट के सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर के जा रहा है। जैसे मान लीजिए यदि हमको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है मींस हमारे ब्रेन को सूचना मिल रहा है कि हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा हीट फील हो रहा है, इन्वायरमेंट का हीट हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। यानी कि हमारे ब्रेन को फील कौन कर रहा है, तो यही न्यूरॉन ही हमारे ब्रेन को फील करा रहा है कि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी मान लीजिए हमें बहुत ज्यादा ठंडी लगने लगेगी, तो ठंडी को हमारे ब्रेन को कौन फील कराएगा, तो यही न्यूरॉन ही हमारे ब्रेन को फील कराएगा कि हमें ठंडी लग रही है। यानी मान लीजिए कोई कहीं हम लोग हाथ रखते हैं और उस हाथ पे कुछ काट दे, तो वो काटा हुआ अब थोड़ा आगे समझिए कि न्यूरॉन्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में इसके मेनली कितने पार्ट्स होते हैं। यदि मैं अब इसके पार्ट्स की बात किया जाए तो न्यूरॉन्स के मेनली तीन ही पार्ट्स होते हैं। सबसे आगे वाले को कहा जाता है साइटोन, इस वाले को रीजन को कहा जाता है एक्सॉन, और सबसे पीछे की तरफ जो होता है उसे वास्तव में कहा जाता है नर्व एंडिंग के बारे में। आइए इसको पूरा डिटेल में हम लोग इस स्लाइड में समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ये आगे वाला जो रीजन दिखाई देता है ब्लूइश कलर का, इसे हम लोग कहते हैं सेल बॉडी या फिर साइटोन के नाम से जानते हैं। यदि हम लोग बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो रीजन दिखाई दे रही है, ये वाली रीजन, इसको कहा जाता है एक्सॉन के नाम से जानते हैं। और लास्ट वाला ये जो पीछे वाला रीजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। आइए एक बार थोड़ा सा और भी सीख लेते हैं। जैसे सबसे बाहर आगे वाला जो रीजन है इसे सेल बॉडी या फिर साइटोन कहते हैं, और साइटोन के अंदर एक न्यूक्लियस उपस्थित होता है, एक गोल संरचना उपस्थित होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। आगे देखा गया कि इस न्यूक्लियस के किनारे किनारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल
ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर लगे रहते हैं। जिस ग्रेन्यूल्स का स्ट्रक्चर, जो ग्रेन्यूल्स था उसको सबसे पहले डिस्कवरी एक निसल्स नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए वह ग्रेन्यूल्स जो साइटोन के अंदर उपस्थित होता है उस ग्रेन्यूल्स को निसल्स ग्रेन्यूल्स के नाम से जाना जाता है। निसल्स ग्रेन्यूल्स के किनारे किनारे देखा गया है कि एक डेंड्रॉइड्स संरचनाएं लगी, देख रहे हैं यहाँ पे डेंड्रॉइड्स लगा रहता है और प्रत्येक डेंड्रॉइड्स के ऊपर पतली जो धागे जैसी संरचना यहाँ पे दिख रही है इसे डेंड्रॉन के नाम से जानते हैं। आगे की तरफ ये तो पहला था क्या, साइटोन या फिर सेल बॉडी। यदि दूसरा बात करें तो इस वाले रीजन को कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है वो एक स्ट्रेट लाइनअप होता है जो कि सारे किनारे किनारे की तरफ एक माइलिन शीथ के द्वारा ढका है। जैसे देखिए ये किनारे किनारे से किसके द्वारा ढका हुआ है, माइलिन शीथ के द्वारा ढका हुआ है। जैसे हम आपको बता दें कि यदि आपके घर में इलेक्ट्रिक वायर लगा हुआ है तो इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर देखेंगे तो प्लास्टिक की कवरिंग लगी रहती है, वैसे ही न्यूरॉन्स के ऊपर देखा गया है तो इसमें जो है रेसिस्टेंस पावर वाला माइलिन शीथ लगा रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी को दाएं बाएं या अगल बगल में जाने नहीं देता है। इसको कहा जाता है माइलिन शीथ। आगे की देखिएगा कि माइलिन शीथ के ऊपर जो सेल्स पाई जाती हैं उस सेल्स को कहा जाता है स्वान सेल्स। माइलिन शीथ के ऊपर जो सेल्स पाई जाती है उस सेल्स को क्या कहा जाता है, स्वान सेल्स। आगे थोड़ा सा और भी बात समझिएगा कि जो माइलिन शीथ होता है वो जगह जगह पे टूटा हुआ रहता है, नोड जैसे होता है, गांठ जैसे होता है। उस गांठ की जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, रेनवियर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसीलिए उस गांठ को या फिर उस नोड को नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है। वास्तव में नोड ऑफ रेनवियर क्या है, नोड ऑफ रेनवियर वह खाली स्थान है, वह गांठ है जहाँ पे माइलिन शीथ वास्तव में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कई जगह देखिए माइलिन शीथ जहाँ पे नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, नोड ऑफ रेनवियर के नाम से जाना जाता है। और लास्ट में ये वाली जो रीजन दिखाई देती है इसे एक्सॉन टर्मिनल या फिर नर्व एंडिंग के नाम से जानते हैं। एटोल आप लोग समझ गए तीन चीजें, सबसे बाहर वाले को इसे कहा जाता है सेल बॉडी या फिर साइटोन, और इस वाले रीजन को कहा जाता है एक्सॉन, और लास्ट में होता है क्या, नर्व एंडिंग। थोड़ा सा आगे की तरफ अब डायरेक्टली समझिए कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यदि हम लोग बात करें कि फंक्शनल टाइप ऑफ न्यूरॉन मींस फंक्शन के आधार पे जो न्यूरॉन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो फंक्शन के आधार पे जो न्यूरॉन होते हैं मेनली कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होता है। आइए देखते हैं ये फंक्शन के आधार पर न्यूरॉन्स कौन कौन से हैं और ये क्या इन लोगों का, चारों लोगों का काम होता है। जैसे देखिएगा पहला क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कहने का मतलब है वह न्यूरॉन जो सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर के जाने का काम करेगा, उस न्यूरॉन को कहा जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। एक बार और समझिए, पहला है क्या, सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन कहने का मतलब वह न्यूरॉन, वह नर्व फाइबर जो कि सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक लेकर के जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई चींटी है, चींटी हमारे हाथ पे काट दिया तो इस सेंसेशन को ब्रेन को फील कराना है ना, तो इस सेंसेशन को ब्रेन तक फील कराने के लिए, इन सूचनाओं को ब्रेन तक लेकर के जाने के लिए जो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल होगा, जो नर्व फाइबर रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे हम लोग कहेंगे सेंसरी नर्व फाइबर। आगे की समझिए, मोटर नर्व फाइबर। मोटर नर्व फाइबर का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा हाथ है और इस हाथ पे क्या करिए, चींटी काट दी है, तो चींटी काटेगी तो यहाँ से सेंसेशन जाएगा हमारे ब्रेन तक, और फिर यहाँ से सेंसेशन आएगा कि तुम अपना हाथ हटा लो। तो देखिए मोटर न्यूरॉन वास्तव में वे न्यूरॉन होते हैं जो सेंसेशन को ब्रेन तक लेकर के जाते भी हैं और सेंसेशन को ब्रेन से लेकर के आते भी हैं। मींस ये दो ड्यूअल फंक्शन होता है, तब इसे हम लोग कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। थोड़ा दोनों में डिफरेंस याद करिएगा। सेंसरी न्यूरॉन कौन होते हैं, तो वास्तव में सेंसरी न्यूरॉन वे न्यूरॉन होते हैं जो सेंसेशन को ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। लेकिन मोटर न्यूरॉन कौन होते हैं, जो सेंसेशन को ब्रेन तक लेकर के जाते भी हैं और सेंसेशन को ब्रेन से अंग तक लेकर के आते हैं कि भाई चींटी काट दिए तुमको हटाओ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चींटी काटी ना, तो चींटी काटी तो सेंसेशन को लेकर गया, तो उस न्यूरॉन को कहा जाएगा सेंसरी न्यूरॉन। लेकिन यदि वही न्यूरॉन सेंसेशन को ब्रेन से लेकर के चला है कि तुम हाथ हटा लो फटाक से, तो वही न्यूरॉन, एक ही न्यूरॉन जब दो तरीके के काम करे, सूचनाओं को लेकर के जाए भी और सूचनाओं को लेकर के आए भी, तो उस तरीके के न्यूरॉन को कहा जाएगा मोटर न्यूरॉन। आगे की तरफ समझिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मोटर न्यूरॉन जो है ये सेंसरी न्यूरॉन हो सकता है, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन नहीं हो सकता। आगे देखिए इफरेंट न्यूरॉन क्या होता है। इफरेंट न्यूरॉन का मतलब देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ से सेंसेशन ब्रेन तक लेकर के गया, कौन लेकर के गया, तो सेंसरी न्यूरॉन, और फिर इसी अंग में जब लेकर के आएगा वही न्यूरॉन, तब इसे हम लोग कहेंगे क्या, मोटर न्यूरॉन। अब मान लीजिए कोई आदमी है, और कोई आदमी है तो मान लीजिए आपको इस गाल पे एक झापड़ मार दिया, एक झापड़ इस गाल पे मारा, तो आप क्या करेंगे, फटाक से यहाँ से
सेंसेशन जाएगा आपके ब्रेन तक। अब ब्रेन तक जब सेंसेशन जाएगा तो अरे वो हमको मारा है, यह से हमारा ब्रेन सेंसेशन भेज देगा किसको, इस हाथ को, और इस हाथ से आप उसे जाकर के 2-3 झापड़ ऐसे फटाक फटाक गिरा देंगे। तो कहने का मतलब है कि जब ब्रेन जो है सेंसेशन को हमारे अंग तक भेजता है तो इस तरीके के नर्व फाइबर को कहा जाता है इफरेंट नर्व फाइबर। एटोल इफरेंट नर्व फाइबर वे होते हैं जो ब्रेन से सूचनाओं को अंगों तक लेकर के जाते हैं। तीनों में डिफरेंस समझिए। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, वे न्यूरॉन जो हमारे सेंसेशन को ब्रेन तक लेकर के जाएंगे। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं, वे न्यूरॉन जो ब्रेन तक लेकर के जाएंगे भी और ब्रेन से लेकर के आएंगे भी। इफरेंट न्यूरॉन क्या होते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, ब्रेन से सेंसेशन को लेकर के आना। कहने का मतलब है कि इफरेंट न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन नहीं हो सकता है, लेकिन मोटर न्यूरॉन इफरेंट न्यूरॉन हो सकता है। आ रहा है बात समझ में? आगे समझिएगा। सेंसरी जो न्यूरॉन है वो वास्तव में मोटर न्यूरॉन तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन मोटर न्यूरॉन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन हो सकता है। अब लास्ट समझिए ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिकली काम करते हैं, इनको जो काम सौंप दिया जाता है वो काम कर लेते हैं। मतलब ऑटोनॉमिक ये सेल्फ ही काम करते हैं, इसके लिए कोई भी फंक्शन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे देखिएगा हमारे हार्ट रेट को पंप करवाना, जिस फ्रेनिक नर्व का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है जो हमारे हार्ट रेट को पंप करवाता है, रेस्पिरेशन को पंप करवाता है, उस तरीके के नर्व फाइबर को कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। आई होप आपको ये चारों चीजें समझ में आ गई। चारों चीजें एक बार और रिकॉल कर लीजिए। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वे न्यूरॉन जो हमारे ब्रेन तक सूचनाओं को लेकर के जाते हैं, इफरेंट न्यूरॉन जो सूचनाओं को लेकर के आते हैं, लेकिन मोटर न्यूरॉन दोनों काम करेंगे, लेकर के जाएगा भी और लेकर के आएगा भी। और ऑटोनॉमिक ये अपने मन में काम करेगा, इसको कोई पूछना नहीं है। जैसे हार्ट रेट को पंप करवाने वाले जो न्यूरॉन होता है वो ऑटोनॉमिक न्यूरॉन होते हैं। रेस्पिरेशन करवाने वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर के नाम से जाना जाता है। अब आइए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है। मीन्स जो भी हम लोग न्यूरॉन पढ़े हुए हैं वो सभी के सभी जो न्यूरॉन है ये हमारे पूरी बॉडी में फैले हुए रहते हैं। तो पूरी बॉडी में यदि फैला हुआ है तो ह्यूमन में ये नर्वस सिस्टम कैसे पूरी बॉडी में फैला हुआ है, इसी चीज को हम लोग को सीखना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई तरीके के नर्व सिस्टम दिखाई देंगे। जैसे देखिए पहले आपको ब्रेन दिखाई देगा, फिर स्पाइनल कार्ड दिखाई देगा, फिर किनारे किनारे की तरफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिखाई देंगे। एटोल कहने का मतलब है कि ह्यूमन के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है उसके कितने टाइप होते हैं, तो मेनली 3 टाइप होते हैं। एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे वाले को कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और तीसरे वाले को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे देखिए जो किनारे किनारे जो नर्वस सिस्टम दिखाई दे रहा है उसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा यहाँ पे डिटेल में आपको बहुत अच्छे से और काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि बात करें ह्यूमन नर्वस सिस्टम की, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम वास्तव में कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहले वाले को सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे वाले को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और तीसरे वाले को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आइए हम लोग एक एक को करके डिटेल में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पहला है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहने का मतलब है कि वे नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के बिल्कुल सेंटर रीजन में पाया जाएगा उसे कहा जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये कितने होते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वास्तव में 2 होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है हम लोग का ब्रेन, जैसे देखिए यहाँ पे ये एक मेरा ब्रेन है, और दूसरा है ये स्पाइनल कार्ड, मतलब रीढ़ की हड्डी के अंदर जो देखेंगे ना जो कार्ड पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं स्पाइनल कार्ड। दोनों को आज हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, ये लिखा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों को देखिएगा। ये ब्रेन जो है, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड, ये दोनों वास्तव में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ही टाइप है। अब आगे देखिएगा, ब्रेन के पूरे टाइप को डिटेल में पढ़ना है, सॉरी ब्रेन के पूरे पार्ट्स को, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये पूरा डिटेल में समझेंगे। और आगे हम लोग को सीखेंगे कि जो ये स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल में भी कई पार्ट्स होते हैं। जैसे देखिए इस वाले पोर्शन को, गर्दन वाले पोर्शन को कहा जाता है सर्वाइकल स्पाइनल कार्ड, इसको कहा जाता है थोरैकिक स्पाइनल कार्ड, उसके नीचे वाले को लंबर स्पाइनल कार्ड, और सबसे नीचे वाले को कहा जाता है काउडल स्पाइनल कार्ड या फिर सैक्रल स्पाइनल कार्ड। तो सबके बारे में काफी ज्यादा आज हम लोग को डिटेल में समझना है। आइए हम लोग क्या करते हैं, एक एक को करके डिटेल में समझते हैं।
थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। सबसे पहला ही हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम क्या है, ब्रेन। और ब्रेन के बारे में समझना तो पहले बेसिक चीजें समझेंगे तभी ना पूरा डिटेल में समझेंगे। आइए बेसिक चीज को समझते हैं, यानी कि हमारी ब्रेन जो है, ब्रेन के ऊपर कवरिंग कितनी होती है वो पहले समझिए। यानी कि कवरिंग ऑफ ब्रेन, हमारा ब्रेन जो है कितने चीजों से कवर होता है। जैसे आप लोग खुद ही ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कोई किसी टकला आदमी को देखिए, टकला आदमी को देखेंगे तो वो सबसे ऊपर की तरफ क्या होगा, हेयर होगा ना। हेयर के अंदर देखेंगे तो एक चमड़ी का लेयर होगा, स्किन का लेयर होगा। उस स्किन के लेयर के अंदर देखेंगे तो वास्तव में क्या होगा, बोन होगा, हड्डी होगा। और इस हड्डिया के नीचे और हड्डिया के अंदरवा देखेंगे तो उसके अंदर भी 3 ठे लेयर होता है। मीन सबसे बाहर की तरफ हेयर के अंदर क्या है, स्किन, और स्किन के अंदर क्या है, बोन, और बोन के अंदर जो है वास्तव में ब्रेन है। लेकिन उसके बोन और ब्रेन के बीच में 3 ठे झिल्ली लगा हुआ है। उस 3 झिल्लियों का नाम क्या है, जैसे देखिएगा नीचे पूरा का पूरा ये ब्रेन है, सबसे ऊपर की तरफ हेयर है, हेयर के नीचे ये स्किन है, स्किन के नीचे ये बोन लगा हुआ है, और बोन के नीचे यहाँ से देखिएगा 3 लेयर लगा हुआ है। तीनों लेयर का नाम क्या है, पहले वाले का नाम है ड्यूरामेटर, बोन के नीचे जो लेयर पाई जाएगी उसको कहते हैं ड्यूरामेटर। दूसरे वाले को कहा जाता है आर्चिनॉइड, और तीसरे को कहा जाता है पिया मैटर। तीनों को आसानी से समझ लीजिएगा। पिया का मतलब यहाँ पे आप गलत सेंसेशन को नहीं रखेंगे, यहाँ पे समझिए। सबसे बाहर की तरफ जो ब्रेन के सबसे आउटर कवरिंग होता है, जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं, हड्डी के ठीक नीचे उपस्थित होता है। और ड्यूरामेटर के नीचे क्या होता है, आर्चिनॉइड होता है। और सबसे नीचे की तरफ क्या होता है, पिया मैटर होता है। और पिया मैटर वास्तव में वह डायरेक्टली ब्रेन को चारों तरफ से कवर किए रहता है। आइए थोड़ा सा अब डिटेल में स्टडी करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही समझाया है कि ब्रेन के चारों तरफ कवरिंग के बारे में, और अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स कितने होते हैं। यदि बात करें ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो ब्रेन के मेनली 3 ही पार्ट्स होते हैं। इसी के सब पार्ट बहुत ज्यादा अधिक होते हैं। ब्रेन के 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे बाहर की तरफ होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, और तीसरा होता है हाइंड ब्रेन। जैसे यहाँ पे देखिएगा सबसे बाहर की तरफ ये वाला जो रीजन दिखाई देता है, आगे वाला जैसे नहीं, यहाँ पे ये ललाट वाला रीजन, ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है ना, इसको कहा जाता है फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का एक और नाम है, याद कर लीजिएगा, प्रोसिफेलान। प्रोसिफेलान क्या है, ये वास्तव में फोर ब्रेन का ही दूसरा नाम है। दूसरा देखिए, इसके नीचे वाला ये वाला जो रीजन दिखाई देता है ना, इसको कहा जाता है मेसेंसिफेलान या फिर मिड ब्रेन। यानी कि प्रोसिफेलान क्या है, इसका फोर ब्रेन का नाम है। अब मेसेंसिफेलान किसका नाम है, तो मिड ब्रेन का नाम है। और सबसे नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, हाइंड ब्रेन। जैसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाइंड ब्रेन। वैसे हमको देखने का पेज पे ये वाला जो पोर्शन होगा इसे हम लोग कहेंगे फोर ब्रेन, इसके नीचे की तरफ हो जाएगा मिड ब्रेन, और सबसे पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को कहा जाता है लेटरल ब्रेन, मिड ब्रेन को कहा जाता है मेसेंसिफेलान, और सबसे ऊपर वाले रीजन को क्या कहा जाता है, तो प्रोसिफेलान के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर लेते हैं, एक बार सीख लेते हैं। देखिएगा ये वाला जो येलो कलर का रीजन दिखाई देता है, यहां से लेकर के यहां तक पीछे तक, ये पूरा जो रीजन दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, यहाँ पे ये जो ग्रीनिश कलर का मटेरियल दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा पोर्शन, इसको कहा जाता है मिड ब्रेन। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला जो पोर्शन दिखाई देता है जिसे पांस मेडुला ऑब्लंगाटा, जैसे पीछे वाला पोर्शन एकदम नीचे वाला, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में क्या होता है, हाइंड ब्रेन के नाम से जाना जाता है। एटोल हमारे ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। आइए थोड़ा सा हम लोग एक एक करके फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारी ये जो ललाट है, ये ललाट वास्तव में किसका पोर्शन है, तो फोर ब्रेन का पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोर ब्रेन, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिख रही है, साफ दिख रहा होगा आपसे। जैसे देखिए फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं एक एक करके डिटेल में समझेंगे। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरे वाले को कहा जाता है थैलेमस, और तीसरे वाले को कहा जाता है हाइपोथैलेमस। मींस फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहले वाले को कहा जाता है सेरिब्रम, दूसरे वाले को कहा जाता है थैलेमस, और तीसरे वाले को कहा जाता है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के नीचे ही जो स्ट्रक्चर लगा रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से समझ लीजिएगा। आगे देखिएगा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का मतलब ये जो बिल्कुल बीच वाला, हमारे ब्रेन के बिल्कुल बीच में जो पोर्शन होगा ना, उसको कहा जाएगा क्या, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन के सबसे
नीचे की तरफ पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन का देखा गया है कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे ऊपर की तरफ होता है पॉन्स, मेडुला ओब्लांगाटा, और तीसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिब्रम। आगे की तरफ देखिए एक बार और। हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट? सबसे बाहर की तरफ पॉन्स, पॉन्स के नीचे मेडुला ओब्लांगाटा, दोनों एक ही में है देखिएगा। और सबसे लास्ट की तरफ होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया था सेरिब्रम, यहाँ पे आया था। फोर ब्रेन के पार्ट्स को सेरिब्रम कहते हैं, लेकिन हाइंड ब्रेन के पार्ट्स को सेरिबेलम के नाम से जाना जाता है। अब आगे की तरफ आइए, एक एक करके, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसे देखिएगा, फोर ब्रेन का ही एक और नाम था, फोर ब्रेन का एक और नाम था। नाम क्या था? तो प्रोसिफेलान था। आप लोग 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्रोसिफेलान किसका नाम है? तो फोर ब्रेन का नाम है। और प्रोसिफेलान के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल डिटेल में स्टडी कर रहा है, इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जैसे देखिए, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेरिबरम, ध्यान रखिएगा, सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम तो हाइंड ब्रेन का पार्ट हो जाएगा। एक होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायनसिफेलान। दोनों को थोड़ा सा समझिए, एक होता है डायनसिफेलान और दूसरा होता है इधर की तरफ सेरिब्रम। आगे की तरफ समझिए, सेरिब्रम जो है ये वास्तव में ये वाला जो सारा पोर्शन दिखाई दे रहा है, यहां से लेकर के यहां तक का पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये सारा पोर्शन किसका है? सेरिब्रम का है। लेकिन उसके पीछे वाला जो पोर्शन है उसे हम लोग कहते हैं डायनसिफेलान। ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है, डायनसिफेलान। ठीक है, दोनों बातें याद कर लिए, पहला होता है सेरिब्रम और दूसरा होता है डायनसिफेलान। अब ये जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे मतलब बहुत स्मॉलेस्ट रूप में पार्ट्स होते हैं, जिसके मेनली 4 टाइप होते हैं। अभी इसका प्रत्येक का पोजीशन हम आपको बेस्ट बहुत अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। यानी सेरिब्रम के कितने पार्ट्स होंगे? 4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहले की तरफ होगा जिसे हम लोग कहेंगे फ्रंटल लोब, दूसरे वाले को कहा जाएगा पेराइटल लोब, और तीसरे वाले को कहा जाएगा टेम्पोरल लोब, और लास्ट जो है जिसे हम लोग ऑसिपिटल लोब के नाम से जाना जाता है। एटोल कहने का मतलब ये है कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम के कितने पार्ट्स होते हैं? तो सेरिब्रम के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहले वाले को कहा जाता है फ्रंटल लोब, मतलब जैसे ये वाला, ये आगे वाला जो है इसको क्या कहा जाएगा? फ्रंटल लोब। जो पीछे की तरफ होगा इससे उसे कहा जाएगा पेराइटल लोब। उसके पीछे की तरफ जो होगा जिसे हम लोग कहेंगे टेम्पोरल लोब, और सबसे पीछे की तरफ जो होगा उसे हम लोग कहेंगे ऑसिपिटल लोब। ठीक है, अब इधर की तरफ आ जाइए, डायनसिफेलान। जैसे मान लीजिए ये तो यहाँ तक का जो पोजीशन है ये तो हो गया किसका? सिफेलान का। लेकिन यहाँ पे डायनसिफेलान की यदि बात करें तो डायनसिफेलान थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स होंगे? तो थर्ड वेंट्रिकल होगा, ब्रेन का थर्ड वेंट्रिकल, थैलमस और हाइपोथैलेमस। और याद होगा तो हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे कौन सा पोर्शन होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड लगा रहता है सीला टर्सिका नामक बोन के अंदर। तो देखिएगा डायनसिफेलान के कितने पार्ट्स? तो डायनसिफेलान के मेनली 3 पार्ट्स। कौन कौन से? तो थर्ड वेंट्रिकल, उसके नीचे होगा थैलेमस, और थैलेमस के नीचे होगा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लगा रहता है एक बोन के अंदर, जिस बोन का नाम है सीला टर्सिका। ये आप माइंड मैप है, इसको समझ लीजिए। तो इसके डिटेल में फंक्शन के बारे में हम लोग अभी आपको समझा रहे हैं। बातें समझ में आ गई? यदि बात समझ में आ गई होंगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, अब फोर ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। जैसे आपको हम बताए थे कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे एक था क्या? प्रोसिफेलान। जैसे इधर यहाँ पे एक बार और थोड़ा समझिए, सेरिब्रम था और डायनसिफेलान था। सेरिब्रम के कितने पोर्शन? फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। और इधर की तरफ देखिए डायनसिफेलान के कितना? थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर ब्रेन के जितने भी पार्ट्स थे, जैसे फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, जितने भी पोर्शन थे, सबके बारे में एक एक करके डिटेल में फंक्शन समझेंगे कि सबका क्या काम होता है। जैसे पहला फोर ब्रेन का पहला पोर्शन था जिसको हम लोग कह रहे थे फ्रंटल लोब। समझिएगा, पहले वाले पोर्शन को क्या कर रहे थे? फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब मतलब देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप पढ़ते पढ़ते रहते हैं और बोरिंग फील होने लगता है, कहते हैं समझ ही में नहीं आ रहा है हमें, ऐसे ठोकते हैं ना अपने सर पे, समझ ही में नहीं आ रहा है हमें, समझ ही में नहीं आ रहा है। मतलब क्या करें? सोचने का काम, थिंकिंग करने का काम आपका कौन काम कर रहा है?
तो वास्तव में ये फोर ब्रेन का कौन सा पोर्शन, तो फ्रंटल लोब किस काम में रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग करना। ओह बतिया समझ ही में नहीं आ रहा है, मतलब ये थिंकिंग करने का काम कौन करेगा, फ्रंटल लोब। आगे देखिएगा कंसंट्रेशन, आप पढ़ रहे हैं इस टाइम तो बहुत दिमाग लगा करके समझना पड़ रहा है ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ लग रहा है आपको। तो टफ लग रहा है तो इसको बहुत दिमाग लगाएंगे तभी ना समझ में आएगा, कंसंट्रेट करेंगे तभी ना समझ में आएगा हमारे ऊपर। तो कंसंट्रेशन का भी काम कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फ्रंटल लोब। जैसे देखिए बहुत ध्यान से किसी को देखना है, आप लोग देखे होंगे स्कूल में जब अदर ग्रुप जाता है तो बहुत छत पर से ध्यान से देखते हैं, हम सब जानते हैं। तो मतलब फ्रंटल लोब का दूसरा काम क्या, कंसंट्रेशन करना। आगे देखिएगा डिस्कस करना, किसी मुद्दे पे बात करना, जैसे वो तुमको लाइन मारती है या फिर ऐसे किसी बात पे डिस्कस करना। किसी बात पे डिस्कस करने का मतलब कोई भी ऐसा टर्म हो, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, ऐसे आप यदि सोचते हैं ना किसी बात को डिस्कस करते हैं, तो डिस्कशन का भी काम किसका होता है, तो फ्रंटल लोब का। किसी मुद्दे पे बात करना, बाइक 20,000 का नहीं 10,000 में देंगे, डिस्कस कर रहे हैं किसी बात के लिए। आगे देखिएगा थोड़ी सी इसके पास मेमोरी होती है, मेमोरी बहुत थोड़ी सी होती है। थोड़ी सी कहने का मतलब है, जैसे देखिए टीचर यदि पढ़ा रहे हैं तो अभी आपको याद रहेगा, लेकिन 2 मिनट बाद या फिर जैसे ही फिजिक्स का क्लास आएगा तो बायोलॉजी अब क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। मीन्स इसके पास बहुत छोटी सी मेमोरी होती है जो सेंसेशन को कुछ ही समय तक रख सकता है। एटोल फ्रंटल लोब के कितने काम होते हैं, पहला काम होता है थिंकिंग करना, कंसंट्रेट होना किसी भी पढ़ाई या मुद्दे के प्रति, और किसी मुद्दे के प्रति डिस्कशन करना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, ठीक है। और मेमोरी, इसके पास बहुत छोटी सी मेमोरी होती है, जिसको ऐसे समझ लिए कि किसी चीज को बहुत चंद सेकंड चंद मिनटों तक याद रखी रहती है। जैसे देखिए सर जी आपको क्लास 7 में मारे थे, लेकिन आज आप उस बातों को भूल गए। मीन्स इसके पास क्या होता है, बहुत छोटी सी मेमोरी होती है। इसका काम समझ में आ गया। अब आगे देखिए हम लोग समझते हैं पेराइटल लोब का काम क्या होता है। मीन्स फोर ब्रेन का जो दूसरा पार्ट है क्या, पेराइटल लोब है ना। अब इसके फंक्शन के बारे में थोड़ा सा समझने जा रहे हैं। देखिएगा ये वास्तव में होता है सेंसरी पोर्शन होता है। सेंसरी पोर्शन किसके लिए, स्किन के लिए। जैसे मान लीजिए अभी बहुत गर्मी हो रहा है, तो बहुत गर्मी हो रहा है तो उस गर्मी को फील कौन कर रहा होगा, स्किन। और स्किन से न्यूरॉन जो है सेंसेशन हमारे ब्रेन को जाते होंगे। ब्रेन के किस पार्ट्स को जाएगा, तो पेराइटल लोब को जाएगा। अरे बात समझ में। अब सेंसरी पोर्शन फॉर स्किन, मतलब स्किन के लिए यह सेंसरी पोर्शन होता है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत गर्मी हो रही है, तो गर्मी हो रही है तो आपके ब्रेन को सेंसेशन मिलेगा ना कि गर्मी हो रही है, तो उस सेंसेशन को फील कहां पे ब्रेन में मिलेगा, तो पेराइटल लोब में मिलेगा। अब मान लीजिए यदि गर्मी हो रही है तो आप, ठीक है, तो गर्मी हो रही है तो जो मसल्स होगी आपकी, जो मांसपेशियां हैं, ये भी वर्क करने लगेंगी। और यदि वर्क करेंगी तो वास्तव में पेराइटल लोब का काम क्या होता है, मसल्स को भी एक्शन में लाना, मसल्स को भी एक्शन में लाना। और लास्ट देखिएगा इसका काम होता है लिसनिंग एंड लर्निंग। लिसनिंग एंड लर्निंग का मतलब होता है बातों को समझना और पढ़ना। जैसे आप मेरी बातों को धीरे धीरे समझ रहे हैं, लिसनिंग कर रहे हैं, और लर्निंग धीरे धीरे कॉपी पे लिख करके उससे पढ़ रहे हैं। तो लिसनिंग और लर्निंग का पोर्शन कौन होता है, तो ये पेराइटल लोब ही होता है। बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, पॉइंट में हम आपको करके समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। आ जाओ पहले ही याद कर लेते हैं। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, थिंकिंग करना, किसी मुद्दे पे कंसंट्रेट होना, किसी मुद्दे पे डिस्कस करना और उस मुद्दे को याद कर लेना, ये फ्रंटल लोब का काम होता है। आगे देखिए पेराइटल लोब क्या काम क्या होता है, ये सेंसरी पोर्शन होता है किसी स्किन के लिए और मसल्स। जैसे मान लीजिए हमें बहुत गर्मी हो रही है तो पंखा डुलाएंगे तो ये मसल्स ही तो काम करेगा ना, तो मसल्स के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लिसनिंग और लर्निंग में मीन्स किसी भी मुद्दे को, किसी भी पढ़ाई को लेकर के पढ़ने, समझने और उसे याद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, पेराइटल लोब रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे देखिए दो चीजें और बच गई हैं। पहला था क्या, टेम्पोरल लोब, और दूसरा होता है क्या, ऑसिपिटल लोब। दोनों को बातें ध्यान से समझिएगा। जैसे यदि मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके कानों से सुनाई दे रही है ना, तो इस कान से सुनाई दे रही है तो आपके ब्रेन को भी फील हो रहा होगा कि हाँ मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तो मीन्स हमारे कान में जो भी आवाजें गूंजती है, जो आवाज सुनाई देती है, वह वास्तव में ब्रेन के कौन सा पोर्शन लेता है, तो टेम्पोरल लोब।
टेम्पोरल लोब का एक और भी काम होता है लिसनिंग करना। अभी हम आप लोग को बताएं, लिसनिंग करना मीन्स दिव्य दृष्टि, इसे ही कहा जाता है दिव्य दृष्टि, और माना जाता है थर्ड नेत्र, इसको तीसरी आंख। तो टेम्पोरल लोब क्या होता है, इसे लिसनिंग करने के लिए यानी दिव्य दृष्टि इसके पास होता है, किसी चीज को सोचना याद करना इसकी के पास कैपेसिटी होती है। और आगे देखिएगा इसके लास्ट पार्ट जो चौथा पोर्शन था उसका क्या नाम था, ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब कहने का मतलब ये, इस लोब का मेन काम ये होता है कि अपने आई से किसी चीज को देख करके उसका इमेज डेवलप करना। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे बकरी दिखा रहा है, तो बकरी यदि दिखा रहे हैं तो उसका आपके माइंड में एक इमेज बैठ गया, और उस इमेज को आपसे कहे कि आप अपने हाथ से बना लीजिए, तो आप उसको अपने हाथ से बना लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने भारत का नक्शा आपको दिखाया, तो भारत का नक्शा जो है वो भी आप अपने आंखों से, अपने आंख बंद करके ऑटोमेटिकली बना सकते हैं। एडोल कहने का मतलब है कि ऑसिपिटल लोब का क्या होता है कि आई फंक्शन हमारे आंखों के रिस्पॉन्सिबल के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपका पलक का झकना हुआ, या फिर और भी कुछ इमेज को कैप्चर करना हुआ। जैसे आप लोग नहीं सुने हैं कि जो नाग को मार दोगे लेकिन नगिनिया बच जाएगी तो तुम्हारा फोटो खींच लेगी, तो फोटो खींचने का काम कौन करता है, ये ऑसिपिटल लोब ही हमारे ब्रेन का काम करता है। आइए आप आगे की तरफ समझिए। यदि हम लोग बात कर रहे थे कुछ यहाँ पे, तो सेरिब्रम के कितने पार्ट्स थे, 4 पोर्शन था ना, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। इन चारों का तो काम पढ़ लिए, लेकिन इधर की तरफ डायंसिफिलान के कितने पोर्शन है, 3 पोर्शन है, थर्ड वेंट्रिकल, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब आइए हम लोग समझते हैं कि डायंसिफिलान का ये काम क्या होता है। जैसे डायंसिफिलान का कितने काम होते हैं, तो पहला ही काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोलेशन आप जानते हैं कि ये कितने तरीके से कंट्रोलेशन हो सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मीन्स डायंसिफिलान का एक्चुअल काम क्या हुआ कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करना, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए इसके पास 2 मेन स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहा जाता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस। मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। ये वास्तव में किसके पार्ट है, तो डायंसिफिलान के ही पोर्शन है जो थर्ड वेंट्रिकल के ठीक नीचे उपस्थित है। आई होप आपको ब्रेन के सारे पार्ट्स जो है एक एक करके डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ थोड़ा सा समझिए। बात अभी बच गई है मिड ब्रेन की। अभी तक जैसे हम आपको समझाए थे कि 4 ब्रेन, जैसे मान लीजिए 4 ब्रेन था, तो 4 ब्रेन के 2 पार्ट्स थे, आगे का पीछे का, फिर इसमें 4 थे, ऐसे करके कई पार्ट्स हम आपको सिखाए हैं। वैसे ही अब समझिए मिड ब्रेन क्या होता है। ये मिड ब्रेन बहुत छोटा पोर्शन होता है। यदि आप लोग देखेंगे तो मिड ब्रेन बहुत छोटा पोर्शन है, और इसके सिर्फ 2 पार्ट्स होते हैं, एक आगे वाला होता है और एक पीछे वाला होता है। तो आगे वाले को कहा जाता है कार्पोरक्वाइड जेमिन। याद करेंगे जो मिड ब्रेन का, जैसे यहाँ पे देखिए जो ये ग्रीनिश कलर का दिख रहा है, इसके 2 पार्ट्स, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। तो आगे वाले को कहा जाता है कार्पोरक्वाइड जेमिन। याद कर लेंगे, काफी ज्यादा आसान नाम है, आपको टफ लग रही होगी, याद करेंगे कार्पोरक्वाइड जेमिन, याद हो जाएगा। 2 बार वीडियो को देख लेंगे समझ में आ जाएगा। कार्पोरक्वाइड जेमिन वास्तव में क्या है, तो ये मिड ब्रेन का पार्ट्स है। मिड ब्रेन का एक और भी नाम है मीजेंसिफिलान। मीजेंसिफिलान वास्तव में किसके ही नाम है, तो ये मिड ब्रेन का नाम है जिसके 2 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो है जिसे हम लोग कहते हैं कार्पोरक्वाइड जेमिन, और दूसरे को कहा जाता है शेरी पिंडक। यानी कि बाहर की तरफ होगा, आगे की तरफ होगा कार्पोरक्वाइड जेमिन और पीछे की तरफ क्या होगा, शेरी पिंडक। मिड ब्रेन के कितने पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स, सबसे बाहर की तरफ कार्पोरक्वाइड जेमिन और शेरी पिंडक। माना जाता है ये भी दोनों होते हैं, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आइए थोड़ा सा आगे की तरफ समझते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। समझिएगा, जैसे आगे की तरफ ये था 4 ब्रेन, और यहाँ पे था मिड ब्रेन, और यहाँ पे हो रहा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को समझिएगा, इसके वास्तव में कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसके वास्तव में 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे बाहर की तरफ होता है सेरिबेलम, ध्यान दीजिएगा, सेरिबेलम, ये वाला जो पोर्शन है सेरिबेलम का। अभी आपको बताएं 4 ब्रेन में जो पार्ट्स था उसका नाम था सेरिब्रम, और यहाँ पे जो पोर्शन है इसका नाम क्या है, सेरिबेलम नाम है। इसके ऊपर देखेंगे यहाँ पे जो पोर्शन दिखाई देता है उसे कहा जाता है पोन्स, और ये वाला जो रीजन है इसे कहा जाता है मेडुला ओब्लांगाटा, और सबसे पीछे की तरफ यहाँ पे पाई जाती है मेमोरी। जैसे सलमान खान की फिल्म आप लोग देखे होंगे, तेरे नाम ले कटोरा भीख मांगा, ऐसे करके हम लोग बहुत ऐसे करते थे। तेरे नाम वास्तव में क्या है कि तेरे नाम में देखे हैं उसको ले जाकर के, मतलब
और ट्रेन के पीछे वाला बोगी से खूब तेज लड़ाते हैं सब, तो उसका तो मेमोरी खत्म हो गया था, है ना। एडोल करने का मतलब है कि हाइंड ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सेरिबेलम, जिसका पोजीशन यहाँ पे होता है। दूसरा पोजीशन है पॉन्स, पॉन्स का पोजीशन यहाँ पे होता है। और अगला है मेडुला ऑब्लांगाटा, जिसका ये पोजीशन है। अभी इसको और भी समझा दे। और लास्ट है मेमोरी, ये वास्तव में पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो मेमोरी का ही पोर्शन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको बहुत ही आसानी से क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे देखिए ये है हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है। स्पाइनल कार्ड के ठीक ऊपर देखिए ये वाला जो पोर्शन दिखाई देता है मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा के ऊपर जो दिखाई दे रहा है पॉन्स, और पॉन्स के पीछे जो दिखाई दे रहा है सेरिबेलम, और इसी के पास होता है मेमोरी। आपको मैं बता दूं कि हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो सेंटर पाया जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे ब्रेन के पास, वो यहीं पे होता है, पॉन्स में ही होता है, पॉन्स में और मेडुला ऑब्लांगाटा में। मींस पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा वास्तव में हमारे ब्रेन के वे पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, या फिर हार्ट रेट को हमारे ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हार्ट बीट पंप कर रहा है, तो हार्ट बीट को पंप कौन कराएगा, तो ये पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगाटा ही करवाते हैं। यदि हम लोग आगे की बात करें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किडनी के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, तो यही फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब आइए